पॉइंट्स है उसमें, ठीक है। ब्लड की स्टार्टिंग करते हैं, कैसे था क्या नहीं है। जब एनसीईआरटी का पहला पॉइंट जो उसमें तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत जो सारी चीज़ें उसको है, उसको धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो सारी चीज़ें होती चली जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ब्लड से। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो जैसे लोअर क्लासेस में या अगर जैसे 9-10th का बच्चा जैसे ब्लड का शुरुआत करता है तो उसको बताया जाता है कि ये किसके बेसिस पे आता है, टिश्यूज़ के बेसिस पे आता है, ठीक है। और टिश्यूज़ में भी क्या होता है, लाइक हम लोग बात करते हैं तो इससे एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होता है और भी बहुत तरीके के। तो ब्लड का जब भी हम इंट्रोडक्शन पॉइंट रखते हैं, सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी हर जगह मेंशन है कि ये एक तरीके का क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमेशा जब एनसीईआरटी को देखेंगे तो एक चीज़ बोला जाता है कि ये स्पेशलाइज्ड तरीके का क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड का मतलब ये होता है, स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि ये अलग अलग तरीके का क्या करेगा, फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक तो फंक्शन है नहीं, बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। ब्लड के लिए हम एक और चीज़ रख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ब्लड का नॉर्मली क्या है, बहुत सारा फंक्शंस होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। इसके बाद जब ब्लड में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होगा कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, नो फाइबर्स, किसी भी तरीके का कोई फाइबर्स क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा ब्लड के लिए कि इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं कि इसमें फाइबर्स क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। एक और टर्म आता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी बेसिस पे दो चीज़ें आता है, एक हाँ एनसीईआरटी को मेंशन करते हुए चलेंगे, नो इश्यूज, खोले में तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। नो फाइबर्स की बात करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसमें आती है कि ब्लड के हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, और फॉर्मेशन को, ठीक। बायो में कभी भी जैसे किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जैसे अगर नॉर्मल तौर पर प्लांट फिजियोलॉजी में भी चलते हैं तो एक टर्म आता है फोटोसिंथेसिस, लाइट, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना, इसिस लगा है ना, ESIS, इसका मतलब होता है इसिस। उसी तरीके से फॉर्मेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लड के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो हेम टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन हो गया, हेमोसाइट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है या कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को, हेमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। एक टर्म यूज करेंगे इसके लिए, सिग्निफिकेंस टर्म क्या यूज करते हैं इसके लिए, हेमोपोइसिस। और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, एसिस की बात कर दिया ना, ठीक है। कहीं पर भी अगर एसिस लग रहा है दैट मीन्स उसमें क्या हो रहा है, इट इज़ हैविंग अ फॉर्मेशन। उसी तरीके से बहुत वर्ड्स आएंगे, सिर्फ यही नहीं, ठीक है, ठीक। उसके बाद एक और टर्म यहाँ पर आता है, एक तो ये हो गया कि स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या होता है। एक होती है हर चीज़ की पढ़ाई होती है, हम लोग बायो की बात कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में भी ब्रांचेस होते हैं, जूलॉजी अलग होता है, बॉटनी अलग होता है। लॉजी टर्म यूज होता है ना, लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी ना। उसी तरीके से जब ब्लड की पढ़ाई करते हैं, या इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। अगर हम स्टडी ऑफ ब्लड करते हैं, ब्लड की अगर पढ़ाई करते हैं तो उस बेसिस को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी, ठीक। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू था, फाइबर्स एब्सेंट होंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे, हेमोपोइसिस बोलेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी, ठीक है। लॉजी लगा है, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं जितना हो सके। और पढ़ना क्या है इसमें, तो वही सारी चीज़ें हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके हैं, जो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है, ब्लड ग्रुप्स हैं, यही सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी, ठीक है। हाँ एक और चीज़, इसके साथ एक और चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं ब्लड के लिए। एक और चीज़ है कि हेमोपोइसिस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसी तरीके से एरिथ्रोपोइसिस बनता है, ल्यूकोपोइसिस बनेगा, सारी चीज़ें क्या होती चली जाएंगी, एक पर एक कंप्लीट होती चली जाएंगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ये समझ में आ गया ना, हेमोपोइसिस वाला टर्म, ठीक है। एक और टर्म क्या यूज़ किया था, हेमाटोलॉजी। अब आते हैं थोड़ा बहुत फंक्शंस की बात करते हैं कि ब्लड के फंक्शंस में क्या क्या आता है। ब्लड से फंक्शन से पहले थोड़ा सा पीएच को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल हाइड्रोजन केमिस्ट्री में पढ़े हैं, ठीक है। तो ब्लड का जो पीएच होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 7.4 पीएच ऑफ ब्लड,
अगर हम ब्लड के पीएच की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है 7.4, ठीक। हाँ, एक और चीज़ इसके साथ ही साथ ब्लड का पीएच हो गया, कितना ब्लड प्रेजेंट होता है। ये अगर हम बात करते हैं ह्यूमन का तो अपनी जगह पर है, ह्यूमन में भी मेल होता है और फीमेल होता है, ठीक है। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, रीज़न क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बड़ा रीज़न उसका प्ले करता है, ठीक है। नॉर्मली हमें पता है, तो जनरली कितना होता है फीमेल में 4 से 5 लीटर मान के चलिए, और मेल्स में 5 से 6 लीटर। उसी के एक ना अप्रॉक्स वैल्यू, जैसे किसी चीज़ का ना फिक्स वैल्यू नहीं है। आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, हर बार देखेंगे ना, हर एक बुक्स में मॉड्यूल्स या जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफर करती ही हैं, ठीक है। कभी भी अप्रॉक्स नहीं, क्योंकि बॉडी की चीज़ें हैं ना वो डिफरेंट। जैसे 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चलते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल कोई फीमेल लाए, 2-3 तरीके के फीमेल, मान लीजिए किसी किसी का जो ब्लीडिंग फेज है वो काफ़ी लॉन्ग चला गया, तो साइकिल की लेंथ बढ़ेगी ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए चीज़ें एक वैल्यू रख दिया गया है कि हाँ ठीक है बेटा इतना है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पीएच ऑफ ब्लड क्या है 7.4। कितना प्रेजेंट होता है मेल में 5 to 6 लीटर मान के चलते हैं, और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें कितना होता है 4 से 5 लीटर, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हैं जो ब्लड के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक और चीज़ है इसके साथ ही साथ ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेसिक फंक्शंस की बात मतलब छोटे क्लासेस में भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी पढ़ी, हर जगह पढ़ना ही है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है, वाइटामिन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, गैसेज हो गया, इन सारी चीज़ों का क्या करता है, वो कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। हार्मोन्स भी वही बात है, कहाँ से आएगा हार्मोन्स, कहाँ से जा रहा है, कहीं का हार्मोन से कहाँ पर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ब्लड पे। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, ब्लड ही तो करेगा। अब जब आगे बढ़ेंगे या एनसीईआरटी को भी आगे लेके चलेंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे प्लाज्मा के थ्रू भी हो रहा है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है वो ऐसे ऐसे चलता जाता है, कभी 90% हो रहा है, कभी 75% हो रहा है, अलग अलग तरीके से। बाइकार्बोनेट्स आयन का बन रहा है, सो सारी ग्राफिकल चीज़ें या जो भी पढ़ा होगा उस टाइम में, ब्रीदिंग वाले में था बहुत सारी चीज़ें, कैसे एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, CO2 का हो रहा है, और दोनों ही ज़रूरी है, एक का तो काम तो चलेगा नहीं, दोनों चीज़ें हैं बॉडी में, दोनों चीज़ें हैं तो दोनों का ट्रांसपोर्ट पढ़ना पड़ता है। उसी से क्वेश्चन हैमबर्गर्स फेनोमेना हो गया, क्लोराइड शिफ्ट हो गया था ना, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ की बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी किस पे हमारे डिपेंड करती है, हमारे ब्लड पे डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, टेम्परेचर का भी, बॉडी का टेम्परेचर छोटे क्लासेस में था कि टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। फंक्शन चार्ट तो बोलता था लिखने के लिए, बता दीजिए, तो बच्चे लिखते थे सबसे पहला पॉइंट कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद उसके पीएच के बारे में डिफाइन करता है, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फंक्शन में डाल सकते हैं कि ये किस चीज़ को मेंटेन करता है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं जो ब्लड क्वेश्चंस अगर आता है, थोड़ा सा अगर मॉडिफाई देखेंगे तो हेमोपोइसिस और हेमाटोलॉजी से, क्योंकि टॉपिक तो ब्लड है, लेकिन ब्लड का जो कह सकते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग क्या है, बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक टर्म्स उसको क्या किए गए, दिए गए, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोल रहे हैं और स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोल रहे हैं, बेसिस। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो ज्वाइनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग का मतलब यहाँ पे ये थोड़ी ना है कि किसी चीज़ को ज्वाइन करें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें, चाहे वो हार्मोन्स हो या कोई भी। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू के फॉर्म में है तो स्पेशलाइज है। स्पेशलाइजेशन अगर जोड़ रहे हैं किसी के आगे, इसका मतलब ये है कि इसका रोल प्ले क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रोल प्ले को कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। एनसीईआरटी के जो शुरुआत ही किया था तो ये सारे पॉइंट्स है कि फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ये सारी चीज़। हाँ, पिगमेंट्स और कलर की बात कर लेते हैं ना, तो ब्लड का कलर जनरली हम लोग देखें तो रेड कलर का होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, रेड कलर आता कहाँ से, तो सबको पता है कि हाँ ठीक है, उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक। और आरबीसी का फिर कलर कहाँ से आ रहा है, तो हेमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें भी हेम अलग है और ग्लोबिन प्रोटीन अलग अलग, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। उसी में जब हम ऑक्सीजन को डाल देंगे तो वो ऑक्सो हेमोग्लोबिन बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें था। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन यहाँ कह सकते हैं या कह सकते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की और प्लाज्मा की, ठीक है। ब्लड बना किससे, तो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा चढ़ता भी है जनरली, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग उसको करते भी हैं, ठीक है। प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन कितना रहता है, 55%, 55% रहता है, ठीक है। और क्या आ जाता है प्लाज्मा के साथ साथ, तो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स
की बात करेंगे, इसका कितना आ जाता है 45%, 45%। टोटल कहीं भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का टोटल का क्या हो जाता है 100%। टोटल का कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में, ठीक है, इस प्लाज्मा को भी फिर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तरफ क्या आ जाता है, तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, तो 90 से लेकर 92% जो होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है, बाकी जो होता है वो सॉल्यूट्स प्रेजेंट होता है। और सॉल्यूट्स भी किस फॉर्म में होता है, तो कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है, ग्लोब्यूलिन हो गया और फाइब्रिनोजन। इनका अलग अलग क्या है फंक्शंस थे। कोई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा, तो कोई एंजाइम क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, तो कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन उसी में से उठा के पूछता है, क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, इस प्लाज्मा को भी क्या करते हैं हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन जो आता है प्लाज्मा का वो कौन आ जाएगा, सारी के ज़्यादातर मात्रा में क्या प्रेजेंट होगी, वाटर की बात करेंगे। ठीक है, वाटर की बात करेंगे तो वाटर इसमें कितना होगा 90 से लेकर 92% वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ एक और चीज़, सीरम का भी एक टर्म आता है सीरम। ठीक है, तो प्लाज्मा में से जब प्रोटीन्स को निकाल देते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, सीरम, ब्लड सीरम जिसको बोलते हैं। ठीक, छोटा सा पॉइंट दिया भी होगा शायद कहीं पे कि प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सीरम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, सीरम बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे प्लाज्मा के साथ साथ एक और टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं, किस चीज़ का, सॉल्यूट्स की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूट्स का यहाँ पे परसेंटाइल कितना हो जाएगा 6 से 8%। ठीक है, सॉल्यूट्स किस फॉर्म में होंगे यहाँ पे, तो प्रोटीन्स के फॉर्म में होंगे। कुछ कुछ प्रोटीन्स होता है उसके फॉर्म में क्या होंगे, ये सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ऐसे ही समझेंगे, पहले ये सारी चीज़ें होंगी ब्लड। ठीक, उसके कॉम्पोजिशन में कौन आएगा, तो प्लाज्मा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के कितने फ्लो चार्ट जैसे समझेंगे तो प्लाज्मा का कितना बन रहा है 55% बन रहा है, और हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब कहने को ब्लड का, जब हम लोग कभी भी कोई जैसे सीबीसी वगैरह करते हैं तो ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है उसमें सब कुछ दिख जाता है कि न्यूट्रोफिल्स कितना है, बेसोफिल्स कितना है, इओसिनोफिल्स, और ये कहाँ से रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, वो उसी से आ रहा है। हमेशा जब भी कोई भी ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सीबीसी वगैरह करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, उस कंप्लीट ब्लड काउंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें एक लेंथ के साथ आते हैं, क्या है क्या नहीं, उस रेंज में रहा तो ठीक है, रेंज में नहीं रहता, आउट ऑफ रेंज अगर बात करेंगे तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ टर्म आ जाता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया, वाटर और सॉल्यूट्स की, प्रोटीन्स की बात करते हैं ना। ठीक है, तो प्रोटीन्स अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स इसमें किसमें सॉल्यूबल होंगे, तो वाटर सॉल्यूबल होंगे। बायोमोलिक्यूल का एक टॉपिक है 11th में रहता है, तो पूछता है प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स कैसे होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं प्रोटीन्स, वाटर सॉल्यूबल। इस प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स आ जाएंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, एग जानते हैं ना, एग शेल्स, जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसमें एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यहाँ पे क्या करता है, जो कैसे था ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक बैलेंस, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। यही एक टर्म आता है, कभी एमसीक्यूज बनाता है तो पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, तो कौन मेंटेन करेगा, एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, किसका पार्ट है, तो प्लाज्मा का। किसका पार्ट है ये, प्लाज्मा का। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन लिख सकते हैं इसको, ये एल्ब्यूमिन आपका क्या करेगा, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। ऑस्मोलैरिटी को और क्या लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन आपका ये काम करते हैं, ऑस्मोलैरिटी बोल लीजिए चाहे ऑस्मोटिक बैलेंस बोल लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या आ जाता है, जब एल्ब्यूमिन का काम हो जाता है यहाँ पे, तो इसके बाद किसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ग्लोब्यूलिन की। ठीक, अगर एल्ब्यूमिन की बात की तो ऑस्मोलैरिटी को उसने मेंटेन कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे तो क्या करेगा, ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन था, हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, या कह सकते हैं एंटीबॉडी का। हाँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जनरलाइज वे में हमें इम्यूनिटी पे कंसंट्रेट करना है, इम्यून सिस्टम पे ध्यान देना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बॉडी में। अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें इम्यून ही पूरा हैम्पर्ड हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे कोविड अगर हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो कोविड में क्या हो रहा था, नॉर्मल एक चीज़ ही नहीं, पूरी की पूरी जो इम्यून थी वो पूरी हैम्पर्ड हो जा रही थी, वो सीधे सीधे हमारे इम्यूनिटीज़ पे अटैक कर रहा था। ठीक है, और इम्यूनिटी सेल्स या जो भी हो आगे तो प्रेजेंट है WBC वगैरह, उसको तो बताना ही। ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन यहाँ पे किस चीज़ में हेल्प करता है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, किस में हेल्प करेगा, ये डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ जाता है फाइब्रिनोजेन बोलते हैं, या उसको क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज कहाँ से होता है, कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है,
क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज कहाँ से होता है? सोच के बताइए किसका फंक्शन है क्लॉटिंग फैक्टर्स? वो एक्सक्लूड, हाँ प्लेटलेट्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन रिलीज भी होता है कहीं से। थोड़ा सा हल्का सा सोचेंगे ना तो आइडिया लग जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर का फंक्शन में था ना, हाँ वो चैप्टर कट चुका है, लेकिन उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। ठीक, तो एल्बुमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, और इसके बाद क्या आ जाता है? फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है। और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेगा? जब भी ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे आता है ना, वो सारे के सारे जो भी फैक्टर्स लगे रहेंगे वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कोई एक तो होगा नहीं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाएगा, थ्रोम्बोकाइनीज आ जाएगा, 10 तरीके का एंजाइम लगा रहता है, और तब जाके ये सारी प्रोसेस क्या हो रही है? आराम आराम से हो पाती, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, देख लीजिए, पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो बता दें। कहाँ पे? एरिथ्रोपोइटिन वाला थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की बात किए थे, लिवर के बाद। हाँ, सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा ना। हाँ, प्लाज्मा का एक और चीज़, हाँ याद आ गया, सिंथेसिस। प्लाज्मा का सिंथेसिस देखने में कहता ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इसका सिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है? तो ये लिवर में सिंथेसिस होगा। कहाँ पे सिंथेसिस होगा इसका? लिवर। इसका सिंथेसिस कहाँ पर होगा? लिवर। इसका सिंथेसिस कहाँ पर होगा? लिवर में सिंथेसिस होगा, ठीक है। ठीक, ये चीज़ हमने ऐड करना भूल गया था, याद आ गया। तो उसका सिंथेसिस कहाँ पर होगा? लिवर में, ठीक है। लिवर के जब हम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक्सक्लूड कर दिया गया है, पहले डाइजेस्टिव तो क्वेश्चंस आते थे, तो जितने भी सारे कह सकते हैं कि लिवर के जितने भी क्वेश्चंस रहते थे, या उसमें लिवर के ऑल टुगेदर 12 फंक्शंस है। वो जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस पढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ते हैं, डीएमिनेशन पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें, यूरिया से बनना, अमोनिया से यूरिया बना, यूरिया से वो सारी जो, और नीथीन साइकिल जो चलता था वो कहाँ चलता है? वो लिवर में ही ना चलता है, वो पूरा पढ़ाया जाता था। अब तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्वाइंट, इसीलिए एनसीईआरटी ने सबसे पहले डाइजेशन रखा था, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी, न्यूरल, फिर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यही रीज़न है, ठीक। ये समझ में आए फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो होगा, हाँ वो कोगुलेशन वाले में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, उसमें भी क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब नहीं समझे। क्लॉटिंग का जो स्टार्टिंग फेज रहता है ना, जैसे ब्लड अगर क्लॉट कराना है, ठीक है, तो लिवर पे जाता है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है, थ्रोम्बोकाइनेज। ये जो अभी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, कुल मिला के 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें क्रिसमस फैक्टर आ जाता है, प्रोसिलीन आ जाता है, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर तब होता है वो प्रोसेस, ठीक है। वो आगे जब है ना इसके बाद वाला ब्लड ग्रुप है, उसमें हम लोग पढ़े हैं, तो बेसिक शुरू किया, एकदम उठाया है बेसिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया, पीएच ऑफ ब्लड वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐड कर दें ऐसे, हम हटाने के चक्कर में थे इसको वैसे। चलिए अब बात कर लेते हैं, इससे प्लाज्मा के बारे में हो गया, सिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम लोग कॉर्पोसेल्स भी बोलते हैं। बहुत सारे जब जैसे जूनियर क्लासेस में रेड ब्लड सेल बोल के छोड़ देते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। कॉर्पोसेल्स का मतलब ये होता है ना, जो सिंपल सी बात है, जो ब्लड में फ्लोट करेगा, ठीक है। कॉर्पोसेल्स का मतलब होता है फ्लोटिंग एजेंट्स या फ्लोटिंग एलिमेंट्स। तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें फ्लोट कर रही, तो वही है, आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा और प्लेटलेट्स। बस एक थोड़ा सा दिक्कत है कि जो आरबीसी है उसको साइज ऑफ ग्रैनुलीज, छोटे छोटे दाने होते हैं ना ग्रैन्यूल्स के तरह, ठीक है, वो ग्रैनुलीज के बेसिस पे उसको 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। एक को क्या बोलते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स। छोटा सा उसका निमोनिक्स भी है, निमोनिक्स में दिखा दे आपको, आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, फॉर्म्ड एलिमेंट को हम लोग एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पोसेल्स बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्पोसेल्स का मतलब होता है फ्लोटिंग सेल्स। कॉर्पोसेल्स का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग सेल्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का एक और नाम हम लोग सबको पता है, क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे इसको, एरिथ्रोसाइट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कौन आ जाता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के लिए क्या यूज़ करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। हाँ,
एरिथ्रीन होता है ना, जैसे कि बायोलॉजिकल जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जूनियर क्लासेस में, तो डाइज जो यूज़ करते हैं ना वो सैफ्रनीन, एरिथ्रीन, उनका कलर थोड़ा रेडिश पिगमेंट्स में होता है, इसी वजह से एरिथ्रो टर्म इसको दिया गया। रेड कलर का होता है ना, और रेड कलर का क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वही क्या है आपका हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट, और आयरन का कौन सा स्टेज प्रेजेंट है, तो फेरस स्टेज प्रेजेंट है, Fe पे +2 का चार्ज ना, ठीक है। Fe3 नहीं, 3 हो जाएगा तो वो फेरिक स्टेज हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो WBC को और क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट, वाइट कलर का। अच्छा हाँ, ल्यूको मतलब ना वाइट कलर, और साइट मतलब तो सेल होता है, तो हम समझ गए इसको कि क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। एक और चीज़ है, ल्यूको जो वाइट कलर होता है, आप प्लास्टिड्स वगैरह अगर पढ़े हो छोटे क्लासेस में, तो प्लास्टिड्स में भी था कि क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोसाइट, वहाँ पे भी जो ल्यूकोसाइट था वो किस चीज़ से था, वाइट कलर से था। जो भी वाइट कलर का पिगमेंट फ्लावर्स में आता है या प्लांट स्पेसिस पे आता है, तो वो किसका रीज़न है, वो ल्यूको। ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट कलर, और साइट का टर्म यूज़ करते, कहीं पर भी साइट देखेंगे तो समझ लेंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी जब आ जाती है ना, तो बायो के जो वर्ड्स होते हैं उनको ईजिली आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है WBC के बाद क्या आ जाता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते, बनता तो मेगाकैरियोसाइट्स से, उसको भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं RBC पे। हाँ, RBC बनाने से पहले WBC को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ क्या आ जाएगा, ग्रैनुलोसाइट्स आ जाएंगे, और एक तरफ क्या आ जाएगा, ग्रैनुलोसाइट्स आ जाएगा। तो किस बेसिस पर आ रहा है, तो लिख सकते हैं साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे लॉन्ग जो पार्ट्स होते हैं, हल्के हल्के छोटे शॉर्ट जो होते हैं, उस बेसिस पर वो आ जाएगा, ठीक। ग्रैनुलेट्स की बात, तो एक बात कर लेते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक, और एक तरफ बात कर लेते हैं एक ग्रैनुलोसाइट का एग्जांपल बताइए। बस बेसोफिल्स, हाँ, शॉर्ट फॉर्म है, बेंटन वाला है। ये देखिए ऐसे इसको कैसे पता करेंगे, देखिए ये हम लोग जब लाइक पढ़े थे उसमें हमको बताया गया था, ए ग्रैनुलोसाइट है और वहाँ क्या है, ग्रैनुलोसाइट है, ठीक है। मोनोसाइट हो जाएगा और लिम्फोसाइट हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ए ग्रैनुलोसाइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक, और ईओसिनोफिल्स जो एलर्जी वगैरह करवा रहा है वो हो जाएंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, ग्रैनुलोसाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताएगा तो उसमें लाइक हम लोग को याद, निमोनिक से छोटा सा ये याद रखेंगे ना लाइफ लॉन्ग, तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। याद करने जाएगा गड़बड़ा जाता है, थोड़ा सेल्स है ना तो थोड़ा दिक्कत आती है उसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा RBC की, इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, पॉलीसाइथीमिया वगैरह क्या होता है थोड़ा सा बात करते हैं, एरिथ्रोपोइटीन वगैरह क्या चीज़ें हैं इसकी बात कर लेते हैं। कॉपी करना तो कर लीजिए, हम बताना शुरू करें उसको। RBC का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है, और किसी किसी केसेस में कहाँ पे आ जाता है, ओवल भी हो जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे, इसका क्या चीज़ें हैं, ठीक। लाइफ स्पैन क्या होता है RBC का, लाइफ स्पैन, हाँ रख सकते हैं 100 से 120 दिन तक, ठीक है। 120 तक इसका लाइफ स्पैन हो जाता है, ठीक। अब इसमें कुछ टर्म्स है, एक टर्म आता है एरिथ्रोपोइसिस ना, वही चीज़ है जो अभी बताया था 2 मिनट पहले, जो पोइसिस टर्म हम लोग यूज़ कर रहे थे। एरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC का फॉर्मेशन। RBC बनता कहाँ पर है, अगर हम जैसे हम लोग की बात है एडल्ट्स के केस में, तो बनता कहाँ पर है, रेड बोन मैरो में, ठीक है। और रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, कौन है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर है ना, ठीक है। थाई बोन भी बोलते हैं, किसका पार्ट है, एक्सियल स्केलेटन का कि एपेंडिकुलर स्केलेटन का,
हाँ हाँ, एपेंडिकुलर का पार्ट है, ठीक है। वहाँ पे जो लॉन्ग बोन्स का जो एकदम नैरो वाला जो पोर्शन होता है, एकदम जो एंडिंग पोर्शन होगा, वहाँ पे एपिफाइसिस प्रेजेंट, और वहाँ से वो हल्का हल्का करके क्या होता है, सिक्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका फॉर्मेशन करेंगे, या जब इसका कह सकते हैं आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी बन रहा है ना, तो एरिथ्रो टर्म किसके लिए यूज़ किए हैं, आरबीसी के लिए, कलर के देखते हुए बात की। इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते कि आरबीसी पोइसिस, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, इसलिए नाम एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से क्या यूज़ किए हैं, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और एरिथ्रोपोइसिस हमारे केस में, एडल्ट्स के केस में मानते हैं कि रेड बोन मैरो, और मालूम चल गया बच्चा, छोटा बेबी, वहाँ उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनता है, हाँ योग सैक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा, हाँ कहाँ पे, एलेंटॉइस, अरे वो तो जोड़ने वाला हो गया, कहाँ चली गई लेकर हमको कहाँ पे, स्प्लीन, अरे स्प्लीन तो ग्रेवयार्ड है, वो तो खत्म हो जाएगा। सोच के बता बच्चा, कहाँ बनेगा छोटे बच्चों में, सोच के बताइए। नहीं यार, उन लोगों में लिवर में बनता है, लेकिन स्प्लीन दोनों का ग्रेवयार्ड है। कब्रिस्तान जानते हैं ना, ग्रेवयार्ड वही होता है। और स्प्लीन कैसा ऑर्गन है, सेकेंडरी क्या, हाँ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। लिम्फ का तो जान ही रहे हैं, लिम्फ एक ही काम करता है, ट्रांसपोर्ट का हेल्प करेगा, आरबीसी उसमें डिवॉइड हो जाता है, ठीक है। मिडिल मैन बोलते हैं ना लिम्फ को, मिडिल मैन बीच का है ना वो, इसलिए उसको मिडिल मैन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों के केस में, फीटल के या एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी बनता है, वो कहाँ बनेगा बेटा, लिवर में बनेगा। कहाँ बनेगा, लिवर में बनेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मेंशन कर देते, ज़्यादा जगह हो गया लग रहा है, इसको क्लियर कर दें, एरिथ्रोपोइसिस। वो जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है ना, वो जितना ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होगा उसकी बात करें, जैसे आरबीसी का है उसी तरीके से ल्यूकोसाइट का होता है, उस तरीके से प्लेटलेट्स का, जितना उसका रेंज होता है ना उसको बोलते हैं टीएलसी काउंट। हाँ बढ़ जाता है तो उसमें इन्फेक्शन, अभी उन लोगों में एक्सप्लेन कर देते हो क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, साइथीमिया यूज़ होता है जब कम होता है, साइटोपिनिया होता है जो बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्या बोल रहे थे, एरिथ्रोपोइसिस को डिफाइन कर रहे थे ना, देख लीजिए उसको, एरिथ्रोपोइसिस की बात करते हैं। एरिथ्रोपोइसिस को क्या बोलेंगे यहाँ पे, आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी बन रहा है उस समय की बात करते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, तो बोन मैरो में, ठीक है। और ये रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एक ही बोन है, क्या है, फीमर। फीमर को और क्या बोलते हैं, थाई बोन। फीमर को और क्या बोलते हैं, थाई बोन भी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हाँ एक और चीज़ यहाँ पे हल्का सा अगर इसको एक्सप्लेन करें तो, ये थाई बोन बोले ये किसका पार्ट है, ये एक्सियल का पार्ट है कि एपेंडिकुलर का पार्ट है, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में बेटा कितने बोन्स होते हैं ऑल टुगेदर, सोच के बताइए। एपेंडिकुलर स्केलेटन आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एपेंडिकुलर स्केलेटन, जब पूरा 206 हड्डियां गिनते हैं ना, तो एक्सियल को 80 में डाल देते हैं उठा के, ठीक है। और 126 में तुम्हारे वो आ जाते हैं हाथ पैर के बोन्स, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के बोन्स आ जाते हैं पूरा, और गर्डल्स आ जाते हैं। गर्डल्स में पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, उसके 6, एक हाथ में 30 बोन, ठीक है। तो 2 हाथ है तो 60 हो जाएंगे। पैर में भी एक पैर में कितना, 30, तो दोनों मिलके 60 कितना हो गया, 120 हो गया। 6 बज गए तो उसमें क्या हो जाएगा, पेक्टोरल और पेल्विक। गर्डल्स 3 होते हैं ना, पेक्टोरल होता है, पेल्विक होता है। तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है वो चेस्ट वाले रीजन को बोलता है, ठीक है। यहाँ पे इधर से उधर से 2 क्लाविकल, इसी को कॉलर बोन भी बोलते हैं। और पीछे साइड में यहाँ पे बैक साइड जब देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप्यूला बोलते हैं। ट्रायंगुलर शेप बोन होता है, 2 स्केप्यूला सबके हैं, 2 क्लाविकल, 4 ये हो गए गर्डल्स। गर्डल का मतलब होता है ढांचा, बॉडी को शेप दिया है ना, ऐसे नॉर्मल तो है नहीं, अब पूरा स्टैंडिंग पोजीशन दे रहे, पोस्चर देना, ये सब आ कहाँ से रहा है, बोन्स के द्वारा तो आ रहा है, बोन्स और मसल्स के द्वारा। उसी तरीके से गर्डल्स की बेटा जब बात करते हैं तो पेल्विक वाले में क्या हो जाता है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स आ जाता है। उस जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या होता है, 2 कॉक्सल बोन होता है, एक कॉक्सल बोन इधर से और एक कॉक्सल बोन इधर से। इसी कॉक्सल बोन के अंदर हमारे जेनाइटल्स है, फीमेल में फीमेल के जेनाइटल्स, मेल में मेल। एक और चीज़ है यहीं पे, जॉइंट जब पढ़ाया जाएगा या जो भी पढ़ाया है, जॉइंट की जब बात आता है तो उसमें एक चीज़ आता है प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है, ठीक है। वो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो कॉक्सल बोन के बीच में जोड़ने में काम आता है।
कह सकते हैं कि कॉक्सल बोन मेल में उतना काम का नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फीमेल में डिलीवरी करानी है ना, और डिलीवरी वजाइना के थ्रू होगी, इसी वजह से क्या होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, उसका काम पड़ जाता है। ठीक है, हाँ, वो पूरा का पूरा जब तक वो एक्सपेल आउट नहीं होगा, मतलब हल्का पूरा, जैसे डिलीवरी होती है ना नॉर्मल डिलीवरी, उसमें क्या होता है पूरा का पूरा जो बोन होता है वो ऐसे अलग हो जाता है, और उसके बाद फिर बेबी का सर जो होता है बेटा वो बाहर आता है। ठीक है, ठीक, तो उसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसी को कॉक्सल बोन बोलते हैं। हाँ, एक और चीज़, एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, एलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, वो वाला एलियम नहीं, इंटेस्टाइन वाला नहीं, उसकी स्पेलिंग ILEUM था, इसका होता है ILIUM। बहुत कन्फ्यूजन होता है, जैसे रेनिन था ना, एक रेनिन उधर वाला और एक रेनिन इधर वाला, उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, ठीक, तो ये किसका पार्ट है, एपेंडिकुलर स्केलेटन का, और एपेंडिकुलर में भी किसका है, 4 लिम्स के, हाइंड लिम्स का, हाइंड लिम्स का। एपेंडिकुलर में कितने बोन्स होते हैं हल्का सा मालूम होना चाहिए, 126। ठीक है, 126, हम तो टाइम मिलेगा तो बता भी देंगे। और बोन्स एक ऐसी चीज़ है ना जो लाइक 5-10 मिनट का काम है, पूरी बॉडी पर गिनवा सकते हो, बोन्स का पूरे बॉडी में स्टडी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता। जॉइंट्स में थोड़ा बहुत दिक्कत, हालांकि जॉइंट्स में इशू हो जाता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट हुआ, तो ये सारे, जैसे कि एलिप्सॉइड जॉइंट हुआ, हिंज जॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इस पर। तो एडल्ट्स में आरबीसी रेड बोन मैरो में बन रहा है, लॉन्गेस्ट बोन हो गया, फीमर हो गया, थाई बोन हो गया, एपेंडिकुलर स्केलेटन, और ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करते हैं बच्चों में, बच्चों में एम्ब्रियोनिक स्टेज कर देते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, योक सैक तो सही था, कोई इशू नहीं है योक सैक में, और साथ ही साथ फॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ पर हो रहा है, लिवर में होगा। कहाँ पे फॉर्मेशन होगा इसका, लिवर में होगा। ठीक है, और इसका ग्रेवयार्ड, ऑल टाइम फेवरेट ग्रेवयार्ड जो होता है वो एक ही ग्रेवयार्ड है, कौन है, स्प्लीन। और स्प्लीन किसके तरह बिहेव करता है यहाँ पे, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह। ठीक है, ये फॉर्मेशन की बात हो गई। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज याद रखिएगा, यहाँ पे लिवर होगा और यहाँ पे रेड बोन मैरो होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोन्स को अगर डिफाइन करते हैं हल्का सा, अगर बोन बना के दिखा देते हैं हल्का सा, ठीक है, तो एंडिंग्स जो होती है, ये जो एंडिंग वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एपीफाइसिस। अगर हार्मोन्स पढ़ा होगा तो उसमें याद होगा, ग्रोथ हार्मोन में जब एक्रोमेगाली या जिग्नेंटिज्म होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जो एपीफाइजियल प्लेट्स होती है, हमारा हाइट बढ़ता कैसे है, क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि हाइट वो बढ़ता कैसे है, कैसे हाइट बढ़ा, क्या होता है, जो एपीफाइजियल जो प्लेट्स होता है वो हल्का हल्का करके रोज क्या हो रही है, तो हल्का करके फ्यूज होती जा रही है, बढ़ता है, एक टाइम बाद वो स्टॉप आ जाता है। लेकिन जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा हो जाएगी, क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, उस केस में क्या हो जाता है, जिग्नेंटिज्म आता है। जिग्नेंटिज्म के केस में क्या होता है, धीरे धीरे करके वो अभी भी हल्का हल्का 1-2 इंच करके रोज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसी वजह से हाइट वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और ये एपीफाइसिस जो होता है, लॉन्ग बोन्स का जो एंड्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहीं पे एपीफाइजियल प्लेट बोल लीजिए या इसको एपीफाइसिस बोल लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लिए, आरबीसी वगैरह के। इसमें कोई डाउट है कहीं से, कोई एपेंडिकुलर से या कोई क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये लिवर वाला। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है सबको सब बोन मैरो में, नहीं, फीटल के स्टेज में अलग होता है। ठीक है, अच्छा, हेमोग्लोबिन की बात करते हैं तो मेल में तो हेमोग्लोबिन का रेंज कितना होता है, 12 to 16 ग्राम, तो लाइक एनसीईआरटी में दे दिया है कि उसी में काम चल रहा है, काम होता रह रहा है। फीमेल्स में कितना होता है, फीमेल्स हेमोग्लोबिन का रेंज कितना होगा बेटा, सोच के बताइए, देखे होंगे ब्लड ग्रुप वगैरह में, कितना होगा, 9 से 14। ठीक है, उसके बीच, हाँ 9 से 14 के बीच, हाँ ऊपर 13-14 के बीच में डिफाइन करता रहता है उसमें। ठीक है, होता क्या है, जब कोई फीमेल कंसीव करती है या, ठीक है, उसका जो ब्लड, उसका जो हेमोग्लोबिन रहता है वो एकदम से लोअर रेंज पे आ जाता है। रीज़न पता है क्या है, रीज़न क्या है कि जो हमारा जाइगोट आया है, ठीक है, वो शेयरिंग करने लगता है, तो जो ब्लड का जो कह सकते हैं जो हेमोग्लोबिन है वो हाफ हाफ में बढ़ जाता है, आधा उधर चला, आधा उधर। इसी वजह से हेमोग्लोबिन का जो रेंज रहता है वो 14 तक नहीं, वो 10-12 ऐसे रेंज में रहता है। और अगर एकदम से अगर गिर जाए, जैसे मतलब 5 आ गया, 6 आ गया, तो फिर उस केस में सर्जरी तो क्या, डिलीवरी का दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी ब्लड चढ़ने लगता है। ठीक है, वो हेमोग्लोबिन का रेंज जो होता है फीमेल्स में वैरी करता है, प्रेगनेंसी आएगा तो उसमें वैरी करता है, इसीलिए मेडिसिन चला देते हैं, बहुत सारे आयरन की गोलियां इसीलिए देते हैं, कैल्शियम, फॉलिक एसिड्स इसीलिए चलाते हैं इसी दिन रात के लिए, ताकि दिक्कत ना आए फीमेल को, क्योंकि क्या पता कि सिजेरियन अगर करना पड़ जाए तो ब्लड चाहिए रहेगा, क्योंकि अगर इतना काटेंगे तो अच्छा खासा ब्लड निकलेगा। ठीक है, वही रीज़न है। ठीक ना, तो इस चीज़ का याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन का रेंज जो होता है वो नॉर्मल है, जो हमारे एनसीईआरटी बोलती है वो 12 से 16 रखी है। ठीक है, लेकिन वो फीमेल में अलग होता है, मेल में ज़्यादा होता है, वही रीज़न है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल
साइकिल का कोई सीन नहीं होता और फीमेल की बॉडी में चेंजेस आता है, हर टाइम एक अलग चेंज मिलता है, ठीक है। चेंजेस के कारण वो जैसे हार्मोन्स का कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट होता है, उसी तरीके से हेमोग्लोबिन के रेंज पे भी क्या करता है, फर्क पड़ता है। फीटल हेमोग्लोबिन का कहानी थोड़ा सा अलग होता है और नॉर्मल जो फीमेल है उसका कहानी अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत ना, थोड़ा सा लिवर वाला है। ग्रेवयार्ड जो है वो स्प्लीन है, लिम्फोटिक ऑर्गन, ये सारी चीज़ें, ठीक। लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना होता है, 100 से 120 दिन हो गया, शेप हो गया, सर्कुलर हो गया, और कैसा होता है, बाइकॉन्केव। किसी किसी केस में ओवल वाला भी होता है ना, बाइकॉन्वेक्स। कैमल वगैरह जो होता है ना, उसके केस, कैमल हो गया, लामा वगैरह हो गया, एक्सेप्शनल है थोड़ा सा, उसके केस में होता है, ठीक। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, एक तो एरिथ्रोपोइसिस हो गया, जैसे आरबीसी बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं, ठीक। एक टर्म आता है पॉलीसाइथीमिया। क्या टर्म आता है, पॉलीसाइथीमिया, इसको मेंशन कर दे रहे हैं थोड़ा सा। पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है जब आरबीसी के काउंट जो रहता है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगे, ठीक है। और बढ़ने लगेगा तो उस केस में टर्म यूज़ करते, क्या यूज़ करते हैं, पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं उस केस को, पॉलीसाइथीमिया। इसको लिख सकते हैं एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। जब आरबीसी के काउंट में एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीमेंट होने लगेगा ना तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया, ठीक। एक और टर्म आता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या आता है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया का मतलब ये है कि जब आरबीसी का एक में बढ़ रहा है ना, इसमें साइटोपिनिया, पिनिया का मतलब लेस हो जाना, कम। जब आरबीसी का काउंट बॉडी में क्या होने लगे, घटने लगे, ठीक है, उसको क्या यूज़ करते हैं, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होगा, आरबीसी का काउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बढ़ेगा तो क्या बोलोगे, पॉलीसाइथीमिया। पॉली है ना, पकड़िए इसको, पॉली का मतलब क्या है, ज़्यादा ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और घट रहा है ना, पीनिया वाले वर्ड से, उसको क्या बोलते हैं, लेस इन नंबर। क्या बोलेंगे उसको, लेस। घटेगा तो क्या बोलेंगे, ये पीनिया, मतलब एरिथ्रोसाइटोपिनिया। साइट लगा है ना तो सेल की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया, पॉली मतलब इंक्रीमेंट, मल्टीपल टाइम्स, बार बार हो रहा है ना, इसी वजह से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए यूज़ करते हैं इसको, एरिथ्रोसाइटोपिनिया और ये सारी चीज़ें। कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ पूछना है तो। आरबीसी का फंक्शन तो पता ही है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि 3% जो रहता है वो प्लाज्मा, और बाकी का जो परसेंटेज हो जाता है 97% वो आपका जैसे होता है सेल के थ्रू ही, वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू कम्प्लीटली वो हो जाता है। हाँ, एक और चीज़ है, जब ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन जुड़ता है तो उस केस में वो क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। वो कर्व बनता है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व, वही रीज़न से होता है। हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये से क्वेश्चन पूछता है थोड़ा बहुत एबनॉर्मल काउंट वगैरह से, और ये साइड टेक्निकल टर्म से थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आरबीसी काउंट होता कितना है बॉडी में, कितना दिया है एनसीईआरटी में, अभी देखे ना एनसीईआरटी आप लोग, कितना है आरबीसी का काउंट ब्लड में, हाँ शाबाश, 5 से 5.5 मिलियन, हाँ mm ऑफ ब्लड, क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है, उतना ही होता है, याद रखिएगा। वो कभी कभी पूछ देता है, फॉर्मेशन से पूछता है, नेचर आ गया। हाँ, एक और चीज़ हो गया ये, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ आ जाता है, मेमिलियन जो आरबीसी होता है, ठीक है, वो ए न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। रीज़न क्या है, मेमिलियन आरबीसी की बात कर रहे हैं, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ए न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ए न्यूक्लिएटेड का मतलब क्यों है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट रखे हैं हम, क्या नाम है उसका, हेमोग्लोबिन। उस हेमोग्लोबिन को जगह चाहिए, न्यूक्लियस रख देंगे तो बेचारा जा नहीं पाएगा, अच्छी तरीके से उसको स्पेस नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से मेमिलियन आरबीसी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, ए न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों होता है, तो वो जो हेमोग्लोबिन है उसको स्पेस प्रोवाइड करने, क्योंकि वो आरबीसी का जो कलर आ रहा है या जो पिगमेंट है वो कौन है, हेमोग्लोबिन ही है, तो है ना, तो रीज़न क्या है, वही हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़, अच्छा ये बताइए, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं होता है तो रेस्पायरेशन कैसा होगा, एरोबिकली होगा कि एनारोबिकली होगा,
हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मतलब एनर्जी का कोई रोल प्ले है नहीं, एक्टिव प्रोसेस तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वो एनएरोबिकली होगा। कैसा होगा ये? एनएरोबिकली होगा, ठीक। और हाँ, एक और चीज़, इसमें ईआर और गोल्जी भी नहीं प्रेजेंट होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आया, जो स्मूथ और वो वाला था, जो कि सिंथेसाइज में प्रोटीन और एंजाइम में हेल्प कर। और गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है बेटा? गोल्जी बॉडीज़ क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, क्या सकता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ये सारा काम होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और गोल्जी बेटा क्या होंगे? दे विल बी एब्सेंट, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी ऐड कर सकते हैं। मेमिलिन आरबीसी ई न्यूक्लिएट, ये हो गया ना, इसको मैं इरेज कर दूँ। फीचर्स में हम रख सकते हैं इसको, तो फीचर्स में ही वही हो जाएगा, पहला फीचर्स जो अभी रखे थे वही हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया वाला, एक्स्ट्रा में था ये, पॉलीसाइथीमिया होता है। और एक और क्या रख सकते हैं? एरिथ्रोसाइटोपिनिया, इसको भी टर्म्स में रखेंगे, ठीक। हाँ, एक और है जो मेमिलियन आरबीसी होता है, मैच्योर वाला, ई न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? ई, हाँ, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। अभी बता, पॉलीसाइथीमिया मतलब ऐसे कर सकते हैं, जब ऐसे, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, क्या बढ़ रहा है इसमें? आरबीसी। इसको डिक्रीज कर दीजिए, छोटा सा कहीं बना लीजिए, काम में आ जाएगा आपका, बस डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। आप चाहे डेफिनेशन में लिखिए, चाहे एक निमोनिक्स बना के लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। मेमिलियन आरबीसी कैसा होता है? ई न्यूक्लिएटेड होता है। रीजन क्या होता है? हेमोग्लोबिन के लिए स्पेस चाहिए रहता है। और ये हेमोग्लोबिन जो है वो कैसा होता है? जैसे काइंड ऑफ अ व्हाट? पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट। और कलर जो आता है, जिसका रेड कलर जो आता है, इज ड्यू टू आयन ना, आयन पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। कौन सा आयन होगा? आयरन का। आयरन का वैसे भी कौन सा स्टेज रहता है? आयरन का कौन सा स्टेज रहता है? फेरस वाला स्टेज। रेड कलर इसी वजह से आता है। हाँ, हेमोग्लोबिन को अगर तोड़ना चाहें तो हेम प्लस ग्लोबिन, दोनों ही प्रोटीन का पार्ट है। ग्लोबिन प्रोटीन में पढ़े भी थे प्लाज्मा वगैरह में, ठीक। रेड कलर प्रोवाइड करता है और ये दोनों मिल करके इस चीज़ का फॉर्म करते हैं हेमोग्लोबिन का, ठीक है। रेंज एनसीईआरटी 12 से 16 ग्राम्स, ठीक है। हम आपको बता दिए, थोड़ा डिफर करेगा, ठीक। फीमेल में वही तुम्हारा 9 से 14, ठीक है, और मेल में 17 लेके चलिए 15 से बीच में। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी प्रेग्नेंट कोई फीमेल है या फीमेल कोई कंसीव की है, उसका हेमोग्लोबिन का रेंज कभी 14 नहीं जाएगा, चला गया 14 बहुत बड़ी बात है। डिक्रीज़, हाँ डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ का रीज़न है बस वही, जो जाइगोट आ गया है ना उसके अंदर, तो उसको भी तो खून चाहिए ना, कहाँ से आएगा? जो प्लेसेंटा जो इतना लगा हुआ है अच्छा खासा सुंदर सा, तो उसको सारी चीज़ें वो ले रहा है मदर से, मतलब मदर कहने से वो एक मैटरनल टिश्यू की तरह बिहेव कर रहा है ना, फीटल और मैटरनल के बीच का टिश्यू है वो, तो वो जितनी सारी चीज़ें रहेंगी वो सब कुछ लेगा, तो उसमें आपका ब्लड भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यही रेंज है कि फीमेल में वही, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ब्लड टेस्ट करते हैं वही 9, 10, 11 ऐसे। अगर गलती से 8 से नीचे हो गया तो फिर ब्लड चढ़ता है, ब्लड चढ़ने के बाद फिर आगे का प्रोसीड्योर स्टार्ट करते हैं। अगर सीजेरियन हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी में तो उतना ब्लड का तो लॉस होगा नहीं, उसका उतना कोई सीन नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर कम हो जाएगा ना तो दिक्कत होगा। सीजर वो रखेंगे ही नहीं, हो मतलब जैसे ना केसेस लेते हैं वो रखेंगे नहीं कम ब्लड में, क्योंकि उनको पता है कि सीजेरियन करेंगे तो आराम से थोड़ा सा और निकलना ही अच्छा खासा, ठीक है, इसी वजह से वो रखेंगे। इसलिए एक टर्म रख के, इसीलिए जो मेडिसिन चलती हैं जनरली, जो मेडिसिन चलती हैं वो आयरन की गोली और विटामिन बी, फॉलिक एसिड चलता है। रीज़न यही है ताकि सारी चीज़ें, कैल्शियम्स की चलती है ताकि बच्चे का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक टर्म आता है फाइकोमिलिया, पता है आप लोग को? फाइकोमिलिया, फाइकोमिलिया है एक टर्म आता है, बायोलॉजिकल टर्म है ये, फाइकोमिलिया, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ जैसे सिम्टम्स ना, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, वोमिटिंग, उल्टी जैसा लगना, उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। नोजिया तो मतलब मिचली आना कहते हैं उसको। एक मॉर्निंग सिकनेस होता है, इवनिंग सिकनेस अलग अलग होता है। उसको उसके लिए क्या करते हैं, एक ड्रग यूज़ करते हैं थायरोडोन करके, ठीक है। उसका अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो उस समय पर फाइकोमिलिया हो जाता है। फाइकोमिलिया में होता क्या है, जो हाथ पैर का जो फॉर्मेशन होता है ना बच्चे का, 4 लिम्स और हैंड लिम्स, उसमें कह सकते हैं कि
डिफॉर्मिटी आ जाती है सीधे सीधे, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के मेडिसिन भी देते हैं और इसीलिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वही विटामिन बी, फॉलिक एसिड्स, आयरन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट, कहीं से कुछ पॉइंट छूट रहा हो ऐसा कुछ देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हाँ, एक स्ट्रक्चर की भी बात करें ना, तो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 आयरन से घिरा होता है। ये भी कहीं हम लोगों ने पढ़ा ही था। +2 स्टेज पे ये भी Fe का +2 स्टेज, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है। एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 आयरन के मॉलिक्यूल से कवर होके बनता है। कलर अब पता है ना, इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्रिक रेड टाइप का होता है। जैसे ब्लड निकलता है तो एकदम रेड कलर का नहीं निकलता है, एकदम लाल धाराएं बहन रही है, नहीं ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा कलर, अब देखिए ध्यान से देखेंगे ना, आपको ईटा वाला जो कलर होता है ना, ब्रिक रेड कलर होता है ना, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं, वो इसी भाई साहब का कलर है आयरन का, ठीक है। और आप जान ही रहे हैं केमिस्ट्री में सभी रंग कलरफुल हैं, सब अलग अलग कलर लेके घूम ही रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी है, ये सब पीछा नहीं छोड़ते हैं, आ गए हैं सब बायो में भी परेशान करने। बायोमोलिक्यूल तो पार्ट भी है उसका, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई पॉइंट हो तो समझ के पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना लाइक समझा देख लीजिए, कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लीजिए। राइटिंग थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, गंदी लग रही है। एरिथ्रोपोइसिस थोड़ा सा ध्यान रखें, टर्म्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज क्या, पढ़ाने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन अगर लाइक गो थ्रू करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मेडिकल टर्म्स है ना, ये नहीं बोलते कि आरबीसी कम हो गया है, सीधे बोल देंगे पॉलीसाइथीमिया का केस है, तो लाइक कुछ टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, इसीलिए इंट्रोड्यूस भी कराए जाते हैं ये सारे टर्म्स के, पता हो बच्चे को। नॉर्मल सारी चीज़ें तो लाइक होती रहती है, हीमोपोइसिस हो गया। हाँ, एक और चीज़ बताए थे ना कि ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी बताया है ना, हाँ ठीक है। हीमोपोइसिस भी बताया ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और कहाँ पर होता है वो तो पता चल ही गया है, रेड बोन मैर में, उधर ही होगा एपिफाइसिस का फॉर्मेशन, और तो कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ, कहाँ पे? हाँ, रेड कलर इज ड्यू टू द आयन Fe+2, फेरिक आयन की वजह से। हाँ, ये 12 से 16 ग्राम। हाँ हाँ, रेड कलर, वो कलर बता रहे थे ना, पिगमेंट, वो जो रेड कलर, ब्रिक रेड कलर जो होता है वो पिगमेंट्स की वजह से। कितना नंबर में था ये आरबीसी? 5.5 से 5, हाँ भूल जाते हैं, मिलियंस mm ऑफ ब्लड नंबर्स, ये तो बेसिक्स टर्म्स थे यूज़ किए गए। कुछ ऐड करना हो एनसीईआरटी में ना, तो कोशिश करिए ना कि ये पॉलीसाइथीमिया, ये इंपॉर्टेंट है। मैमेलियन आरबीसी इन्यूक्लिएटेड क्यों होता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो लिखे थे कौन सा था, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, इसको। हाँ, एक और चीज़ पूछ सकता है कि सेल ऑर्गेनेली का क्वेश्चन सेल में डाल के पूछ सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। तो कौन कौन सा नहीं था अभी बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से हमारा कह सकते हैं कि जो आरबीसी है वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, एनएरोबिकली। एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसमें कैसा हो रहा है, एनएरोबिक बेसिस पे कैसा हो रहा है रेस्पिरेशन, एनएरोबिक। एरोबिक हो जाता तो प्रेजेंट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP दे ही देगा, तो काम बन जाता, लेकिन है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको टर्म को अपने एनसीईआरटी के साइड में देखिए, एनसीईआरटी ना पढ़ना सीखिए, जिससे ईजी होता है। हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कैसे चीज़ें वो करते हैं, एनसीईआरटी का इसमें स्लाइड हम जोड़े हैं, करें तो उसमें प्लेटलेट्स पे आते हैं, तो फिर WBC बताएंगे। कोई डाउट यहाँ पे बेटा? पीछे वालों को तो लग रहा है समझ में आ ही रहा है। आप लोग को कोई डाउट है कहीं से? हाँ ना, कुछ लाइक बोलिए। हाँ, प्रोटीन का फॉर्मेशन मतलब
ये जो आयरन वाला जो स्टेज है, आरबीसी में प्रोटीन का फॉर्मेशन, आरबीसी में प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे प्रोटीन्स बनता है तो उसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। हाँ, इसमें जो प्रोटीन का जो स्टेज क्वाटरनरी होता है, हाँ हेमोग्लोबिन है ना, क्वाटरनरी प्रोटीन का होता है। हेमोग्लोबिन जो आता है वो प्रोटीन में ही आता है ना, क्वाटरनरी में आता है। बायोमोलिक्यूल्स है ना, क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल में हेमोग्लोबिन आता है। एक और कोई था उसका एग्जाम्पल, थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ वो भी था उसका एग्जाम्पल। इधर बेटा पीछे कोई डाउट है? एनसीईआरटी हाँ पढ़ाएंगे, स्लाइड जोड़े हैं उसको, इसको एक्सप्लेन करने हैं। थोड़ा थोड़ा करके करिए, बेसिक से करिए एकदम, ताकि चीज़ें याद रहें, ठीक है। कोई बहुत हाई फाई नहीं है कि हाँ ठीक है ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, नहीं। देखिए एनसीईआरटी ही सब कुछ है, क्वेश्चंस वहीं से आएगा, बस उसी को घुमा देता है। घुमाने मतलब कभी इसको ऐसे ही इधर, हर बार एनसीईआरटी खोलेंगे, हर बार एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। अगर ऐसे नॉर्मल पढ़ेंगे तो नहीं मिलता है, ठीक है। हर बार एनसीईआरटी खोलेंगे ना, हर बार एक न्यू चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाता है, ठीक है, कहीं पर। और बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो छोटे क्लासेस में पढ़े ना, बस वही चीज़ें, बस थोड़ा इलेबोरेट करके दिया है, चीज़ों को घुमा कर दिया, कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस किया, बस यही, और कुछ नहीं है, ठीक है। हो गया इधर, ठीक है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी तो हो गया, रेड ब्लड सेल्स के बारे में कैसा था क्या था ये सारे। अब आ जाते थोड़ा प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स के लिए एक और टर्म हम लोग यूज़ किए थे, क्या यूज़ किए थे? थ्रोम्बोसाइट। शेप की बात कर लेते हैं, तो फ्रेगमेंट्स में होता है, बाइकॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस होता है ना, उसी तरीके से बाइकॉन्वेक्स होता है। ये जो आता है, जो मेगा कैरियोसाइट सेल है, वापस से बोन मैरो के पास जाएंगे, ठीक है। बोन मैरो में सेल्स पाया जाता है मेगा कैरियोसाइट सेल, ठीक है। और मेगा कैरियोसाइट सेल्स जो होता है, उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं जब वो टूट जाते हैं, तो फिर वो क्या, उसके जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? प्लेटलेट्स का। किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? प्लेटलेट्स का। लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल, ठीक है। फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे भाग में, फ्रेगमेंट्स में हाफ हाफ तरीके से बंटना, ठीक है। और ये मेगा कैरियोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट है? बोन मैरो। ये देखिए सब वहीं पर आ जाते हैं, बोन मैरो में, ठीक है। इसमें भी एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा, लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं तो फिर टर्म पे भी आ जाएंगे। लाइफ स्पैन, एक हफ्ता, 1 वीक ना। प्लेटलेट्स फंक्शन किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का पूरा मैकेनिज्म जो है यहाँ पर भी थोड़ा सा मसल वाले चैप्टर में भी है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। कुछ एंजाइम फैक्टर्स प्रोड्यूस होता है, थ्रोम्बोकाइनेज हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। अरे हाँ यार, पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है ये, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग बेस पे इसको हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बेस पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। हाँ एक और चीज़, इसमें भी एक टर्म यूज़ होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अब तो पता चल गया कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर बोल, जैसे वहाँ पे एरिथ्रोसाइटोपिनिया था, यहाँ पर क्या टर्म यूज़ हुआ? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है जब बॉडी, हाँ कितना होता है सबको मालूम है, प्लेटलेट्स कितना होगा?
1.5 लाख से 3.5 लाख तक, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ तुरंत पकड़ता है, जब कोई से मलेरिया है, डेंगू है, कोई भी चीज़ है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी हल्की सी भी अल्टर होगी, बाहर से किसी फॉरेन कोई आया फ्रेंड और वो अल्टर किया आपकी बॉडी को, तो तुरंत आपके प्लेटलेट्स पे असर पड़ता है। जैसे ही प्लेटलेट्स की कमी होगी, तुरंत बॉडी क्या हो जाती है, बीमारी की तरफ, डिजीज़ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक, डेंगू में तो गिरता ही है, मलेरिया, सारी चीज़ में भी यही होता है लगभगों में, ठीक है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, नंबर 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक, ये इसका नंबर हो जाएगा। हाँ, यहीं पे एक टर्म यूज़ कर लीजिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे एरिथ्रोसाइटोपेनिया था, एरिथ्रोसाइटोपेनिया में क्या हो रहा था कि आरबीसी का नंबर कम हो रहा था, तो फिर यहाँ पे किसका कम होगा, किसका प्लेटलेट्स होगा, और प्लेटलेट्स के तो हम लोग इसको प्लेटोपेनिया नहीं बोल सकते ना, अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसकी कमी हो जाएगी, प्लेटलेट्स की, ये होता है, ठीक है। और अगर किसी का प्लेटलेट 60,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, तो प्रोन टू डिजीज़ है, अच्छा खासा है, ठीक है। और प्लेटलेट जैसे कम होता है ना, बॉडी पूरा जैसा होता है, वो बॉडी की जो एक टर्म यूज़ करते हैं, पेल येलो होने लगता है, बॉडी की पूरी जो कलर हो जाने लगता है ना, एकदम डल आउट हो जाता है कलर धीरे धीरे करके, और जैसे ही प्लेटलेट्स अपने रेंज में आ जाता है, वो सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा तरीका जिससे लाइक हम लोग प्लेटलेट्स को तुरंत सही कर सकते हैं, बीइंग लाइक एलोपैथिक से हट के, थोड़ा सा एलोपैथी से हटकर, मॉडर्न से हटकर, मॉडर्न मेडिसिन से हटकर थोड़ा सा, हाँ वो भी ठीक है। सबसे बेस्ट होता है ना, हाँ सबसे जो रॉ पपाया होता है ना, उसका जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसके लीव्स को ग्राइंड करके वो तुरंत लाइक मेरा किया हुआ है इसलिए बता रहे हैं, वो तुरंत लाइक 2 या 3 दिन में सारी चीज़ें जो होती है ना, वो बैलेंस आउट कर देता है उसमें। और हाँ, सभी बॉडी उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती, ये भी है। तो कड़वा नहीं, दैट इज़ अनदर थिंग, कड़वा लगना वो अनदर थिंग है, ठीक है, लेकिन वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है, डॉक्टर सीधे वही लिखता है कि पपाया के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत लोग की बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती। गिलोय जो होता है ना, ट्रापा, टिनोस्पोरा, उसके जो रूट्स होते हैं, याद आया कुछ, टिनोस्पोरा, मॉर्फोलॉजी में चलते हैं थोड़ा सा, टिनोस्पोरा ना, उसके जो जड़ा रूट का मॉडिफिकेशन है ना, टिनोस्पोरा, देखे होंगे, बहुत गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है उसका टेस्ट। उसको बॉईल करके अगर लाइक पपाया के लीव, जो पपाया के लीव्स को लिया जाए, तो उससे भी बैलेंस होता है टिनोस्पोरा के रूट से, ठीक है। आया था तो मुझे लगा कि ये लीव्स में होगा, फिर देखे तो अच्छा ये मॉडिफिकेशन रूट्स का है, टिनोस्पोरा का। हाँ, उसकी जड़ होती है टिनोस्पोरा, वो मुझे पता चला जब मैं उसको रियल में देखा। हाँ नहीं, वो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन, तो मैंने उसको देखा तो मुझे भी यही लगा था, याद अच्छा ये तो रूट्स का मॉडिफिकेशन, तब लकड़ी जैसा होता है वो टिनोस्पोरा। वो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, वो रीज़न बस इतना ही था उसका कि लाइक वो काम कर रहा था, गिलोय भी दे रहे थे, वो गिलोय को ही टिनोस्पोरा कहते हैं, दिमाग में आज, हाँ वही है, हिंदी में उसको गिलोय बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इतने, तो अब जाके मार्केट में बोलेंगे टिनोस्पोरा दीजिए तो मारने लगेगा ना जो भी रहेगा, इसीलिए जो अनपढ़ नहीं बेटा, वो इतने पढ़े लिखे थोड़ी है, मॉर्फोलॉजी थोड़ी ना पढ़ के बैठा है, मॉर्फोलॉजी इतने नाम है। अब अगर मार्केट में जाके बोला जाए कि डाउकस कैरोटा और एफनेस सटाइवस दीजिए, तो समझ में आएगा? आया समझ में? नहीं आया ना, तो सोचना पड़ेगा ना इसके लिए फिर। हाँ, डाउकस कैरोटा कैरोट को बोलते हैं गाजर, और एफनेस सटाइवस मूली को बोलते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे बीटा वल्गैरिस दीजिए, तो बीटा वल्गैरिस उसको बोलते हैं, क्या नाम उसका, वो क्या बोलते हैं उसको यार, बीट रूट जो होता है, चुकंदर। अब ऐसे बोलेंगे तो दिक्कत है। अब ओकरा मांगेंगे कि ओकरा दीजिए, ओकरा की सब्जी बनाइए, ओकरा भिंडी को बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता ना बेटा। मैग्निफेरा इंडिका सबको पता है कि मैंगो को बोलते हैं, वो कॉमनली टर्म्स है, नॉर्मली यूज अंडरमन थोड़ा यूज करते हैं, दिक्कत आने लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़। पायरस मैलिकस मांगेंगे कि 1 किलो पायरस मैलिकस दे दीजिए, एप्पल को बोलते हैं, ठीक है। अब मांगेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा, यही चीज़ है। चलिए ठीक है, नो इश्यूज, आप लोग बायो वाले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाता है बॉडी में, कम हो जाता है, उस समय पे क्या करते हैं, इसको टर्म यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल टर्म है, क्या यूज़ करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स का फंक्शन यहाँ पे अगर हम मेंशन करें तो ये किस में हेल्प करता है, ब्लड को, ब्लड क्लॉटिंग में
किस में हेल्प करेगा ये? ब्लड क्लॉटिंग। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम 11 या 12 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्रिसमस फैक्टर्स उसमें आ जाता है, प्रोएसिलीन आ जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो आपको इस वाले में जो एपेंडिकुलर स्केलेटन्स वाले उसमें दिया हुआ है पूरा, उसके सारे फैक्टर्स दिए हुए, सारे फैक्टर्स, क्रिसमस फैक्टर्स कहाँ पर है, प्रोसिलीन क्या है, प्रोसिलीन, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। वो सारे लोग मिलकर क्या कराते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम लगता है, तब जाके होता है डायबिटिस का फॉर्मेशन होता है, ये एक्ट करता है, वो पूरा फॉर्मेशन उसका चलता रहता है, उसी को ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, इसको हम लोग जैसे कि बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पे साइथीमिया बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ करते हैं वो थ्रोम्बोसाइथीमिया यूज़ करते हैं, सेम चीज़, थोड़ा बस साइथीमिया जो है ना पॉलीसाइथीमिया बेसिस पे उसको भी ऐसे यूज़ करते हैं। और इसमें तो और कुछ छूटा नहीं, और कुछ इसके अलावा इसमें कुछ छूट रहा हो तो? एनसीईआरटी को कवर करना है, इसी वजह से फंक्शंस वगैरह हो ही गए मेंशंस इसके। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें भी शेप्स बता दिया ना, फ्रेगमेंट्स के शेप का होगा, बाइकॉन्वेक्स होगा, और हाँ एक और चीज़, ये मेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत इसको, मेगा कैरियोसाइट। और ये मेगा, यही मेन था, मेगा कैरियोसाइट आ कहाँ से रहा है? तो बोन मैरो से आया। छोटे छोटे क्वेश्चन, तो व्हाट इज मेगा कैरियो, व्हाट इज तो नहीं पूछेगा, पूछेगा कि उसका शेप अगर फ्रेगमेंट्स है तो कहाँ से आ रहा है, तो मेगा कैरियोसाइट्स से। और मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो बोन मैरो से प्रेजेंट होता है, बोन मैरो के लेंथ वाइज में वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्लाइड अगर जोड़े हो तो एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर देते हैं। एनसीईआरटी है इसमें। नेक्स्ट ना, गायब भी हो गया एक और ना, लास्ट में है क्या? मेक श्योर करना फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एक मिनट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। हाँ एक और चीज़, प्लाज्मा में कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। मेन प्लाज्मा का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था वो वही था, वाटर वाला, और उसके जो प्रोटीन्स वाले जो पार्ट, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो एल्बुमिन वाला जो सिक्रीशन कर रहा था, फाइब्रिनोजन जो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा था, इम्यून जो बढ़ा रहा था, वो सारी चीज़, ठीक है। मतलब क्या मतलब, नहीं समझे क्वेश्चन, फिर से एक्सप्लेन करना एक बार। हाँ, किस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ का करता है? एंटीबॉडीज़ तो 5 ही तरीके के होते हैं ना, IgA होता है, IgG होता है, IgE होता है, IgA और IgI होता है, ठीक है। सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन सा है? IgG, ठीक है, उसी का करता है, ठीक है। और कहने का मतलब ये एंटीबॉडीज़ जो होता है वो डिफरेंट मैकेनिज्म को पूरा देखता है, ठीक है। यहाँ तक कि मदर का जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें कौन सी एंटीडी प्रेजेंट होती है? IgA प्रेजेंट होती है, इसी वजह से, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनेंगे नहीं तो पैसिव इम्यूनाइजेशन पढ़ा है ना, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? मदर से जो मिलता है तो पैसिवाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। और ग्लोब्यूलिन जो होता है, कहने का मतलब है एंटीबॉडी का सिक्रेशन तो हर जगह से हो रहा है। ये जो लिम्फोसाइट्स होगा, अभी जो पढ़ेंगे WBC में, जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स है सारे, वो भी क्या करते हैं? वो भी इन्हीं सारी चीज़ों में हेल्प कर। बी लिम्फोसाइट बनता है, टी लिम्फो, एक क्या करता है? एक तो नॉर्मल काम करता है बना के, एक उसकी मेमोरी सेल्स तैयार करके रखता है, ताकि जैसे कोविड का वैक्सीन लगाए थे, कोविड का वैक्सीन लगाए थे, बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए थे। अब अगर किसी को कोविड होगा या हम ही लोग में से किसी एक को कोविड हो जाता है तो क्या होगा कि ऑलरेडी वो हमारे अंदर मेमोरी सेल्स बने हुए हैं। जब कोविड का पैथोजन हमारे अंदर आएगा या कोई भी पैथोजन हमारे अंदर आता है, वैक्सीन को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में ना, कभी भी अगर वो पैथोजन हमारे अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन ही नहीं होगा तो बॉडी नॉर्मलाइज रहेगी, आपकी बॉडी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फर्स्ट टर्म अगर होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, सेकेंड टर्म में दिक्कत नहीं आती है। रीजन यही है, मेमोरी सेल्स बन जाता है। वो है ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें थोड़ा सा पार्ट में बताया गया बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, उससे क्वेश्चंस भी आता है कि कहाँ से है, ट्रेनिंग लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। थाइमोसिन, वो जो थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। हाँ एक और चीज़, लिम्फोसाइट जो है वो जो WBC का ही पार्ट है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट जो होता है उसको हम लोग थाइमस ग्लैंड ही बोलते हैं, और थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन होता है उसको थाइमोसिन बोलते हैं। वो थाइमस ग्लैंड, अच्छा थाइमस ग्लैंड हमेशा रहेगा क्या बॉडी में?
नहीं रहता है, कुछ समय बाद वो क्या डिजेनरेट होने लगता है। यही रीज़न है कि कोविड लाइक अगर मतलब हल्का फुल्का लाइक हो रहा था तो नॉर्मल एज जैसे हम लोग को अगर हुआ तो वो लाइक क्योर हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा लाइक जिनका इम्यून कम है या जो एजेड है अगर उनको हो रहा था बेटा तो उसमें फ़र्क पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड की कहानी खत्म हो चुकी थी, डिजेनरेशन का काम करेगा। और वही थाइमस क्या कर रहा था, आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर कर रहा था। हार्मोन रहेगा ही नहीं तो काम होना नहीं है। ट्रेनिंग स्कूल फिर कौन करेगा, कोई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसी वजह से तो बात ये है ना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में ना सारी चीज़ें लिंकअप है। अगर डाइजेशन से कुछ आता है तो कुछ ब्रीदिंग से आता है, ब्रीदिंग को हटाए तो कुछ घूमते फिरते। देखिए ये टॉपिक इतना सा था लेकिन इसमें सब कुछ आ गया, कुछ छूटा नहीं। क्योंकि मतलब कि कभी कुछ टॉपिक्स रिप्रोडक्शन से आए, कुछ टॉपिक इधर से आए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 8-9 चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कनेक्टेड है। जब तक आपको पूरा नहीं समझ में आएगा ना तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा या कभी समझ ही में नहीं आएगा कि क्या है। 1 से 10 चीज़ जुड़ा। अब देखिए ना एक चीज़, मैंने एक चीज़ आपको दिखाया, यहाँ पे फीमर लेकर आ गए। क्या जरूरत है हमको फीमर लाने का? यहाँ पे फीमर तो है ही नहीं ना, इसका पार्ट ब्लड के पार्ट में फीमर तो था नहीं, लेकिन मैंने फीमर को इंट्रोड्यूस कराया। और फीमर के साथ मैंने ये भी बताया कि वो एक्सियल स्केलेटन का नहीं है, पेंडिकुलर का पार्ट है। तो क्या जरूरत है इसे? वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन से लेकर आए थे वो हम अभी खोज कर। ठीक है, फिर मैंने कॉक्सियल बोन को भी इंट्रोड्यूस किया क्योंकि रीजन है इसके पीछे। इसीलिए जब कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाता है तो 9 के 9 चैप्टर से, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी से कम कुछ नहीं तो 32 क्वेश्चन रहते हैं। रीजन यही है। पूरा प्लांट फिजियोलॉजी अलग रहता है तो उससे क्वेश्चन अलग बनते हैं। ठीक है, चलिए अब उसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अपने ब्लड पे आ जाता है, अच्छा लग रहा है एनसीईआरटी। चलिए देखिए यहाँ पे पेन काम नहीं कर रही है, इस पर लिखूंगी कैसे? इसमें कलर वलर तो हो क्या यार, वाइट है नहीं हो क्या? देखिए, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड बाय द हायर ऑर्गेनिजम्स। गड़बड़ हो जा रहा है यार, ये दिक्कत आ जा रही है कभी कभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ब्लड के बारे में बात करेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड बाय द मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर द पर्पस। यहाँ पे पर्पस की बात कर रहा है ना। ठीक है, तो जहाँ एनसीईआरटी में पर्पस की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है ब्लड? ट्रांसपोर्ट। सीधा दिमाग में ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होगा? न्यूट्रिएंट्स का होगा, हार्मोन का होगा, फूड का होगा। और लास्ट में जो बचता है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर्पस लिखा है बेटा, यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे पर्पस की जगह पे ट्रांसपोर्ट लिख दे रहा है। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का? O2 का और CO2 का। ठीक है, प्लाज्मा में हो रहा है 3%, उसमें हो रहा है उस बेसिस पे। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, हार्मोन्स का भी। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना, डायरेक्टली जो रहेंगे वो ट्रैवल करके चले जाएंगे, टारगेटेड ऑर्गन्स पे काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स। और यहाँ पर हम लोग यहाँ फूड भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी उसी में आ जाएगा, सारी चीज़ें, वाइटामिन्स वगैरह सब। वाइटामिन्स को अगर डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? पहले वो तो विटामिन होता नहीं है, विटामिन बोलिएगा मत, वाइटामिन्स बोलते हैं। वाइटामिन्स, उसके पीछे टर्म है इसलिए पूछे हैं। वाइटामिन्स कैसे डिफाइन करेंगे? वाइटामिन्स को डिफाइन करना हो तो वाइटामिन्स, हाँ वाइटामिन्स। कोई विटामिन नहीं बोलेगा, कोई विटामिन नहीं बोलेगा, इट इज़ अ प्योर टर्म, वाइटामिन्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे गलत बोलते हैं वाइटामिन्स। पता है ये जो वाइटामिन्स होता है ना, ये हमारे बॉडी का जो छोटा छोटा कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें कंट्रोल करता है, वाइटल एक्टिविटीज़ को, जो रोज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसमें कंट्रोल, इसलिए बोलते हैं वाइटामिन्स। ठीक है, जो दवाइयाँ लिखते हैं मेडिसिन उसमें वाइटामिन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वाइटामिन्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वाइटामिन्स का मतलब होता है जो हमारे वाइटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे, कंट्रोलर ऑफ वाइटल एक्टिविटीज़, जो वाइटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल्स करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अनदर फ्लूइड लिम्फ। लिम्फ को क्या बोलते हैं? मिडिल मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लिम्फ को? मिडिल मैन। छोटा सा टर्म, मिडिल मैन मतलब क्या? बीच वाला होगा ना कोई। ठीक है, लिम्फ का कलर क्या होता है? वो तो वाइट ही कलर का रहेगा। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, और लिम्फ में कौन से सेल्स नहीं डिवॉइड क्या होता है? आरबीसी नहीं होता। लिम्फ में क्या होता है? आरबीसी नहीं होता। तो आरबीसी नहीं होता है तो फिर क्या होगा? ब्लूबीसी प्रेजेंट होता है और वाइट कलर का होता है। ठीक, और लिम्फ का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, सिंपल सी बात है। और ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होगा भाई? हार्मोन्स वगैरह जो भी है उस चीज़ का। ठीक है, तो लिम्फ की जगह पर आप एक चीज़ पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, मिडिल मैन, एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए। ठीक, ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या ना, ये इसका फंक्शन यहाँ पर हो गया। सब इन दिस चैप्टर विल लर्न कंपोजिशन। कंपोजिशन अभी पढ़ाए थे, कंपोजिशन मतलब ब्लड का कंपोजिशन, वही प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसकी बात कर देंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड में आता है और इसे लिम्फ से लिम्फॉइड ऑर्गन बना, प्राइमरी अलग बना, सेकेंडरी अलग बना। ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट है।
ठीक। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन गया, कैसे ऑरिकल्स गया, वेंट्रिकल्स गया, ये नोड वो नोड, जितनी सारी चीज़ें वो सब। ठीक, आगे बात करते हैं इसकी। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, कंसिस्टिंग्स ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? बेस प्रोवाइड करना, जो उसको बेस प्रोवाइड कर रहा है प्लाज्मा बेसिस पे। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब यहाँ किसकी बात कर रहा है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, और पता है सबको प्लेटलेट्स की बात कर रहा है। प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कितना परसेंट बताए थे? वही चीज़ हो जाएगा 45%। और यहाँ प्लाज्मा लिखते चले जाइए, एनसीईआरटी में मेंशन करते चले जाइए, ताकि फिर पता चलते रहे कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे। कनेक्टिव टिश्यू की तरह बिहेव करेगा। जहाँ कनेक्टिव टिश्यू लिखा है यहीं इस ब्लड के सामने लिख लीजिए कि ब्लड का फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या बताएंगे? अभी बताए थे, क्या बोलेंगे? ब्लड का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड का, हाँ, हीमोपोइसिस। ब्लड का अलग और आरबीसी का अलग है थोड़ा सा। हीमोपोइसिस क्या होगा? हीमोपोइसिस। पोइसिस माने फॉर्मेशन। ठीक, और ये ब्लड का कैसे, अभी हीमोपोइसिस हो गया। ठीक, और स्टडी ऑफ ब्लड यहीं पे ऐड करते चले जाइए, हेमाटोलॉजी। बस इस टर्म्स को याद करें, हल्का सा नजर घुमाएंगे समझ में आ जाएगा खुद ही। ठीक, ये ब्लड के बारे में हो गया। पीएच यहीं पे ऐड कर लीजिए, सब ऐड करते चले जाइए। पीएच क्या था? 7.4 पीएच बताया गया था। ठीक है, हाँ, पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन 7.4। हाँ, एक और चीज़ इसके साथ ही साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ये तो ब्लड पीएच वगैरह होगा, मेल और फीमेल में भी ऐड कर सकते हैं। कितना बताए थे? 4 से 5। ठीक, और एक क्या हो जाएगा? 5 से 6। ठीक, दिखाने के लिए फीमेल को आप ऐसे कर दीजिए और मेल को ऐसे कर दीजिए, जेनेटिक्स वाला यूज़ कर लीजिए, ईजी पड़ेगा आपको। ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने भी प्लाज्मा से शुरू किया था, प्लाज्मा के बारे में। इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर पता है, सनसेट येलो को बोलते हैं। सिरप वगैरह देखे हैं ना, जो सिरप में थोड़ा सा जो हल्का सा ब्राउनिश, जो येलोइश ब्राउनिश टच आता है ना, उसको स्ट्रॉ कलर बोलते हैं, सनसेट येलो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उस कलर का होता है। विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, जैसे सीमेंट का नेचर होता है ना, गाढ़ा होता है ना, उसी तरीके से ये प्लाज्मा भी जो होता है वो कैसा होता है? विस्कस इन नेचर होता है, गाढ़ा होगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का कितना है इसमें? 55%। ठीक, 90 से 98% प्लाज्मा इज वाटर। ऑब्वियसली बात है, हम लोग बात किए थे, 2 पार्ट में डिवाइड किए थे ना प्लाज्मा को। एक तरफ क्या रखा था हमने? वाटर को रखा था, और एक तरफ क्या रखा था? सॉल्यूट्स को। सॉल्यूट्स में भी किसको डिफाइन किए थे? प्रोटीन्स को डिफाइन किए थे। इस वाटर एंड प्रोटीन का कॉन्ट्रीब्यूशन 6 से 8%। ये परसेंटेज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो कह सकते हैं ना वैल्यूज जो होते हैं ना, ये थोड़ा इंसान कभी कभी भूल जाता है। अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स के बेसिस 6 से 8% लिखा है ना, तो मतलब अगर 7 भी होगा तो भी कभी कभी देखोगे रेंज जब देता है तो कभी कोई चीज़ का रेंज अगर पीएच है, मान लीजिए स्टमक का पीएच 1.8 है, 1.8 है, तो अगर पीएच अगर ये दे दिया स्टमक का और इसके बीच में रहा तो ये सही है ना, 1.8 तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके दे देता है कभी कभी परेशान करने के लिए। स्टमक का पीएच कितना होता है? 1.8 होता है ना, हाईली एसिडिक है तो। ठीक है, तो ये 2 दे दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या दे दिया, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये 1 से शुरू होगा तो ये इसी में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अब इसमें और क्या प्रेजेंट होगा? तो फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्बुमिन यहीं पे लिख लीजिए। अभी बताए थे फाइब्रिनोजेन क्या करेगा यहाँ पे? क्लॉटिंग फैक्टर्स का करेगा, इम्यून करेगा यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स यहाँ पे क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब बचाव होता है। अच्छा, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए जो अपना हम लोग तो मारपीट के अलग कर देते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म कोई एनिमल किंगडम में थोड़ा चलिए, तो डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा सोच के बताइए। एनिमल किंगडम में एक एनिमल किंगडम याद आ रहा है? 11th में था ना एनिमल किंगडम, पढ़े हैं ना आप लोग? हाँ, वही वाला। सोच के बताइए किसी एक का डिफेंस मैकेनिज्म, कोई भी एक तो बता दीजिए, बड़ा फेमस है वो। डायग्राम बना के दिखाएं, डायग्राम बना के। हाँ, कौन सा? फाइल लाइक ग्रास्पिंग होना किसमें? मोलस्का वाले में, ग्रास्पिंग वो खाना पकड़ने के लिए। हाँ, हम एक डायग्राम बनाते हैं ना, आप सोच के बताइए। ठीक है, हाइड्रा। हाँ, हम लोग का हाइड्रा ऐसे ही होता है, हाइड्रा। और हाइड्रा के जो टेंटिकल्स होते हैं ना, वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड। याद आया कुछ? हाइड्रा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? एसेक्सुअल में कैसा? उसके अलावा ना बडिंग। हाँ, बडिंग भी होता है और रीजनरेशन होता है। अच्छा, हम लोग में रीजनरेशन क्यों नहीं होता? हाँ, वही तो, हम लोग की बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब कुछ प्रेजेंट होता होगा ना, स्पेशल कुछ,
सब में कुछ ना कुछ स्पेशल है, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, सही बात है। हाइड्रा में एक तरीके के रीजनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर डॉग है, डॉग का पूंछ काट दे तो अगले दिन तक पूंछ नहीं निकल जाएगा उसका, पॉसिबल नहीं है। उसकी बॉडी में रीजनरेटिव सेल्स, प्लेनेरिया, डगेशिया जो लिवर फ्लूइड को बोलते हैं, हाँ उसमें, और ये भाई साहब जो हमारे हाइड्रा भाई साहब है, इन दोनों में रीजनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं। और ये रीजनरेटिव सेल्स पाए जाने के कारण क्या होता है, इसमें रीजनरेशन प्लस बर्डिंग दिखता है, ठीक। और किस में बर्डिंग पाया जाता है इसके अलावा, थोड़ा सा प्लांट्स को भी देख लेते हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको भी पढ़ना पड़ता है। और किस में होता है बर्डिंग, बताओ बेटा। अरे यार अनिल से क्वेश्चन आता है, हल्के में ले रहे हो क्या, बताओ बताओ बर्डिंग और किस में होता है इसके अलावा, बताओ बच्चा, सोच के बताओ। एक तो ये तो हाइड्रा हो गया, ठीक है, हाइड्रा हम लिख दे रहे हैं, मेरा हाइड्रा थोड़ा ऐसे ही रहता है, वो टेंटिकल्स है उसके, ठीक है, डिफेंड में। अगर हाइड्रा को तुरंत छूने जाओगे हल्का सा भी, वो तुरंत ऐसे डंक मारता है, कहानी खत्म फिर, ठीक है। जैसे बिच्छू में होता है ना, स्कॉर्पियंस में वो जो लगे रहते हैं उसके एंटीटाइड्स वगैरह, एंटीनाज वगैरह, जो ऐसे एकदम अंदर तक चले जाते हैं, पॉइजनस होता है। सांप में भी होता है, छिपकली में होता है, बहुत सारे में, सबके में होता है, ठीक है। जैकोब्सन ऑर्गन होता है उसमें, हेमिडेक्टाइलिस वाल लिजर्ड जो घूमती है नहीं ना, हाँ, उसमें जैकोब्सन सेंस ऑर्गन पाया जाता है, वो सेंस कर लेती है और उसको छूने आता है तो उसके तो पूंछ में जहर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ हाँ छिपकली के, हाँ हेमिडेक्टाइलिस नहीं, गार्डन लिजार्ड जो होता है ना, गार्डन लिजार्ड जो, अरे गिरगिटान जिसको बोलते हैं, कैलोटस ना, वो वाला। और छिपकली हेमिडेक्टाइलिस वो भी होती है लेकिन उतनी नहीं होती, उसमें ना सेंस ऑर्गन पाया जाता है, जैकोब्सन सेंस ऑर्गन बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे एमएससी वगैरह में, तो वो सेंस कर लेता है चीज़ों को, ठीक है। अगर कोई छूने आ रहा है अगर, तुरंत सेंस ऑर्गन बहुत टाइट होता है उसका, ठीक है। चलिए सोच के बताइए ज़रा जो क्वेश्चन पूछे थे अभी, और किस में होगा इसके अलावा, ईस्ट में फंजाई का जो केस होता है ना, ईस्ट में उसमें भी होगा बेटा, याद है। ईस्ट जो बर्डिंग का केस था यूनिसेलुलर वाला, जो पूरा मल्टी सेलुलर कंप्लीट फॉर्म में चेन्स जो क्रिएट करता था, फंजाई ईस्ट किसके क्लास में आता है, एस्को का मेंबर है कि बेसिडियो का कि ड्यूटेरो का, एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम लोग, कचरा करा दोगे बाहर। एस्को का है कि बेसिडियो का है, अरे एस्को बेसिडीज का है, अरे इम्परफेक्ट ही फंजाई है बेटा, उसमें तो आएगा ही नहीं बेचारा, बेसिडियो का। कंफर्म हो जाओ पहले, एस्को का है कि बेसिडियो का है, पढ़ो एग्जाम्पल्स, वो इंपॉर्टेंट है, ये सब तो ठीक है। चलिए कोई नहीं, मुझे भूला नहीं है, रिवीजन करते रहिए पीछे से, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, कुछ मत करिए, सुबह उठ के बस एनसीईआरटी पढ़िए, जितना हो सके क्वेश्चंस पे फोकस करिए, ठीक है, याद रहेगा। बाप रे, ठीक है, नो इश्यूज। हाँ देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए हम तो बस ऐसे चेक कर रहे थे। ग्लोब्यूलिन्स की बात करेंगे तो ग्लोब्यूलिन्स में क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म, ओके, ठीक है। और एल्ब्यूमिन्स अभी बताए थे 2 मिनट पहले, ऑस्मोटिक बैलेंस, और इसको और क्या बोल सकते हैं, फेनोमेना को क्या बोलेंगे, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी, OS लिख लो बेटा वहीं पे छोटा छोटा, ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। ऑस्मोटिक बैलेंस बेटा, ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर का सॉल्ट का जो बैलेंस होता है उस बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट करना पड़ेगा इसको, ये हो गया, क्या क्या पॉइंट्स ऐड करना था उसमें ऐड कर लिया ना, ठीक है। आज ये वाला बताए, इतना जो है ये इतना वाला, ये जो इवॉल्व है और सर्कुलेशन है, ये इसीलिए पूछ रहे थे इतना क्वेश्चन, क्योंकि जो इतना पार्ट है ना, ये वाला इतना, ये जो पोर्शन है ये एनिमल किंगडम का है। एनिमल किंगडम का मतलब ये है बेटा कि जैसे पॉरीफेरा से शुरू होता है ना, पॉरीफेरा में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बॉडी के थ्रू, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, जितना भी था पूरा, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थो, मोलस्का, हेमी, कॉर्डेटा, सारा, सब में क्या होता है ना, रेस्पायरेशन का तरीका अलग अलग होता है। पढ़े होंगे, एकदम सबसे उठाएंगे ना तो सबका रेस्पायरेशन का तरीका अलग अलग होता है, बॉडी मूवमेंट अलग अलग, तो उसी की तरह से इतना जो पार्ट है एनसीईआरटी ना, वो एआई के बारे में बात की है, एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के बारे। सिलेंट्रेटाज में अलग देखने को मिलेगा, इसमें अलग होता है, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम, ओपन वैस्कुलर सिस्टम, वही सब आता है इसमें पूरा। कभी कभी ब्लड साइनसिस में जाएगा, कभी ब्लड इसमें जा रहा, तो उस बेसिस, ठीक है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो ह्यूमन का पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट करें ना इसको, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे, देखिए फाइब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन, क्लॉटिंग भी यूज कर सकते हैं और कोआगुलेशन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं थक्का चमचाना। कोआगुलेट करता है ब्लड कोआगुलेशन, चाहे क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलिए चाहे कोआगुलेशन बोलिए, फाइब्रिनोजेन का यही काम होता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ये बीच बीच में क्या हो जा रहा है मेरे पेन को,
रोने लग जा रहा है। रेड से लिखेंगे अब हम, ठीक है। कोगुलेशन की बात करते हैं तो ब्लड में हेल्प करेगा। फाइब्रोनोजेन, देखो यहाँ पे लिखा है क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो यहाँ पे फाइब्रोनोजेन हो गया, तो इसका फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग। ऊपर वहीं पे छोटा सा लिख लो फंक्शन, फंक्शन किस चीज में हेल्प कर रहा है, क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। देखो नेक्स्ट देखो, ग्लोब्यूलिन्स आर द प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म। अभी हम लोग बात भी किए थे उस चीज की कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर। नेक्स्ट द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन द, देखो दिया है ना ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस वो बैलेंस की बात कर रहा है जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस होगा उसकी। यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए टर्म यूज कर सकते हो, वहीं पे हाँ वहीं लिख लो बेटा ऑस्मोलैरिटी। थोड़ा सा कलरफुल पेन्स यूज़ करिए, थोड़ा सा लाइक लगे तो खाली नीला और काला से करेंगे ना तो ज़िंदगी वैसा ही हो जाएगा। थोड़ा कलरफुल पेन्स यूज़ करिए, ठीक है। हम अभी एनसीईआरटी लाके आपको भी दिखाएंगे। कलरफुल पेन्स का मतलब जो पैरावाइज कर रहे हैं ना तो अलग अलग पेन से करें, क्योंकि जब ओपन करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वो ब्लू ब्लैक वो तो छोटे बच्चे करते हैं, अच्छा नहीं लगता नहीं है कि वो बायो की एनसीईआरटी है, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, इसमें प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है, और ये आयंस के फॉर्म में है, ठीक है ना। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ये सबका इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्या करता है हमारी बॉडी में, सॉल्ट का बैलेंस करता है। वो याद करिए न्यूरल मैकेनिज्म में 3 सोडियम आता है, 2 पोटेशियम बाहर जाता है, वो याद कर लीजिए। कैल्शियम क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैग्नीशियम जो होता है वो बोन्स में काम दे जाएगा, ठीक। बाइकार्बोनेट और क्लोरीन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जब CO2 का ट्रांसपोर्ट कराते हैं बॉडी में, बाइकार्बोनेट आयन वगैरह जब बनता है उसका काम इसमें आ जाता है, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए बता दिए। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन का मोनोमर में आता है ना, प्रोटीन्स जब छोटे छोटे फॉर्म में टूटते हैं तो क्या निकालते हैं, अमीनो। 21 अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं ना, अभी नहीं उसमें था जेनेटिक्स में, सेरीन है, ग्वानिन है, लाइसिन है, बहुत में थ्योनिन है, ये कोडॉन वो कोडॉन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन, हाँ बहुत है इसमें कोडॉन, स्टॉप कोडॉन है, कभी उगा कभी उगा बहुत है उसमें, और उसी से क्वेश्चन आता है। वो जो बॉक्स है इतना छोटा सा, उसके नीचे जो लिखा है उसी में घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बस परेशान करने का धंधा है बस, ठीक है। लिपिड्स की बात करते हैं तो फैट्स के फॉर्म में हो जाएगा, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल इस बेसिस पे हो जाएगा, एक्सेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स तो होंगे ही, साथ में ये सारी चीजें भी क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बोला है, प्लाज्मा एज ऑलवेज इन द ट्रांजिस्ट इन द बॉडी। ट्रांजिस्ट मतलब कि मूवमेंट करता जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिस्ट बोल रहे हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन एक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग, मैंने बोला था स्टार्टिंग में शुरुआत में कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर कर देंगे तो उसको हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सीरम, ठीक है। वो वाला सीरम नहीं, सीरम वाला सीरम। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सीरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सीरम बोलेंगे। चलिए ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना एनसीईआरटी के लाइन में। चलिए आ जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में वापस से क्या आ जाएगा, उसी चीज़ की बात करेंगे। आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, तो प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक। कहाँ से कहाँ तक आरबीसी वाला पॉइंट देख लें। देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, एरिथ्रोसाइट की। किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको और क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आर मोस्ट एब्यूडेंट इन द सेल्स ऑफ दिस, ठीक है। तो जहाँ पे एरिथ्रोसाइट बहुत ज़्यादा होगा, और ये बन कहाँ पर रहा है, तो एडल्ट में कितना होता है, साइज दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर दिया, नंबर ये इसके सामने लिख लीजिएगा, नंबर, ठीक। मोस्ट एब्यूडेंट बोल रहा है ना, यहीं पे वहाँ पे ये तीनों पॉइंट इंट्रोड्यूस करिए जो हम बताए थे। कौन सा, पॉलीसाइथीमिया इंट्रोड्यूस करिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, एरिथ्रोसाइटोपिनिया इंट्रोड्यूस करिए और एरिथ्रोपोइसिस इंट्रोड्यूस करिए। तीनों को यहाँ कॉर्नर में इंट्रोड्यूस करिए शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे इंट्रोड्यूस करिए, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक, एरिथ्रोसाइटोपिनिया और पॉलीसाइथीमिया, तीनों को इंट्रोड्यूस करें। पॉलीसाइथीमिया के केस में क्या था, आरबीसी का काउंट वहां पे क्या हो जाता, कम हो रहा था कि ज्यादा हो रहा था, पॉलीसाइथीमिया के केस में क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, पॉलीसाइथीमिया के केस में इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। पॉली है ना मतलब मल्टीपल टाइम्स फ्यूज करेगा, ठीक। और यहाँ पे साइटोपिनिया लगा है, पिनिया का मतलब कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आरबीसी का
एब्यूडेंट का मतलब ज़्यादा होता है। एब्यूडेंट का मतलब अगर बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है ना लार्ज क्वांटिटी में तो उसको एब्यूडेंस बोलते हैं या एब्यूडेंट बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स, खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा ये वाला कंप्लीट कर दें बस यार, ठीक। डिवॉइड ऑफ मोस्ट, ये आरबीसी क्या होता है यहाँ पे, डिवॉइड होता है, अभी बताए थे वही ई न्यूक्लिएटेड वाला कॉन्सेप्ट है जो दिए थे, ठीक है। ज़्यादा ही हो गया है, 1:30 बजे क्लास छूटती है ना, 1 बजे, हमको तो 1:30 बजे, वो तो 1:45 तक बोला गया है, 1 बजे, अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, तब रहने दें, चलिए ठीक, ऑफ कर दे क्लास। सर तो बोले थे कि 2 बजे तक पढ़ाने के लिए, क्लास के लिए कह रहे थे, कहाँ है सर? हाँ थक गए हैं सब, बचा हुआ थोड़ा सा।